मैं अभी तक जितने एयरपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा गया हूं, जो जिसको मैं सबसे ज्यादा लग्जरी कंसीडर करता हूं, लग्जूरियस कंसीडर करता था, वो कतर का जो था दोहा एयरपोर्ट का, उसका बिजनेस लाउंज को मैं समझता था कि दैट इज एन एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी। लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लाउंज देखा। 3 लाउंज थे। एक जो लाउंज था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा, आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर वर्किंग जिम उसके अंदर था, शावर्स थे मौजूद, स्लीपिंग पार्ट्स थे उसके अंदर मौजूद, और ब्यूटीफुल थी, अमेजिंग। मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि आप उसको देख कर ये अंदाजा लगाते हैं कि हाउ दिस कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड टू compete टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बल्कि दे हैव अमेरिका, मैं अब उसको ये बिल्कुल मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीडर लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी, चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहां आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो है वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कैनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, और दूसरा ये है कि अपनी मर्जी की चीज है। खासकर चीमा साहब एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मेरी तस्वीर हरमंदर साहब के साथ है। मेरे लिए सबसे बड़ा एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा ये तीसरा ट्रिप था हरमंदर साहब में। हरमंदर साहब बड़ा स्पिरिचुअली मेरे लिए सबसे ज्यादा उसमें जो फीलिंग्स होती हैं कि आपको पता है जो पंजाब की हमारी जो जट बरादरी है सारी, हमारी एंड सिस्टर सारे सिख थे, तो उस वजह से स्पिरिचुअली हमारी बॉन्डेज है उस जगह के साथ। मैं जब 3 दफा गया हूं हरमंदर साहब, तीनों दफा अरदास का टाइम हुआ जब व्हेन आई एम इनसाइड द हरमंदर साहब, व्हिच इज कंसीडर्ड वेरी सीक्रेट इन द सिख रिलीजन। मेरे लिए इट्स ऑनर और इस मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है और बड़ा स्पिरिचुअल मोमेंट होता है। मैं बिलखसूस ये शेयर करना चाहूंगा ये एक बात। चीमा साहब, मैं चर्चेज में भी जाता रहता हूं, मंदिरों में भी जाता हूं, गुरुद्वारों में भी, मस्जिदों में भी। मैं उम्रा भी हर दूसरे साल करने जाता हूं। जहां भी लोग इबादत कर रहे होते हैं, जहां भी लोग हम्बल होते हैं, वहां पे आपको यू फील स्पिरिचुअलिटी, यू फील के देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो एग्जैक्टली द सेम फीलिंग्स आई हैड व्हेन आई वाज इन हरमंदर साहब। फिर अमृतसर मैंने जो टाइम गुजारा, वापस आया, और मैं एयरपोर्ट जिस तरह आपके साथ शेयर कर रहा था, तो उसके बाद जब अबू धाबी आया, अबू धाबी में भी मैंने देखा कि वहां पे बिलखसूस मुझे जाके वहां पे शेख जायद ग्रैंड मॉस्क देखने का मौका मिला। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और लोगों का फ्लड, फॉरेनर्स का, और सारा मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर। उसके बाद मुझे मौका हासिल हुआ कि मैं बैप्स मंदिर गया। मेरी ख्वाहिश थी उसको देखने की, जब से वो खुला है मुझे लकीली एक मौका मिला जाने का। तो उसमें जाके मैंने देखा, बल्कि मेरे साथ जसदीप साहब थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पानी है वो गंगा जमुना से लाया गया है, पानी वहां रखा गया है। मूर्तियां सारी की सारी जो है वो भारत से बन के गई हैं। 7 उसमें मुख्तलिफ एंगल्स उसमें लगाए गए हैं, जो 7 एंगल 7 गल्फ स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने वहां पे एक आय है वहां से, उससे भी मंदिर का व्यू किया, उसको देखा। इट वाज अ मार्वलस स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में। और उसके बाद और बड़ी दूर से नजर आता, मैं बिलखसूस शाम के वक्त गया था, तो चारों तरफ से वो बड़ी दूर से नजर आता है मंदिर जो है, इस वर्थ सीइंग इट। उसके बाद चीमा साहब वहां पे मैं मिरेकल गार्डन गया, जो कि डेजर्ट के अंदर उन्होंने लाइव पौधों के साथ जो आर्किटेक्चर है, हर जो उन्होंने गार्डन बनाया है, वो भी देखने के लायक है। और उसके बाद मैं उसके बाद दुबई वर्ल्ड के अंदर, जिसमें सारे मुल्कों को के उनके रेस्टोरेंट और दुकानें हैं, जिसके अंदर भारत का मैंने देखा बहुत बड़ा उनका पेविलियन था, पाकिस्तान के पेविलियन को मैंने देखा, अमेरिका के पेविलियन को देखा, एंजॉय किया। और जो दुबई का जो मैंने खासकर जो चीजें नोटिस की अबू धाबी और दुबई के अंदर, पैसा जाहिर उनका है लेकिन दिमाग दूसरे लोगों का है, इमिग्रेंट्स का लगा है वहां पे। और जो मैंने उनकी बिल्डिंगें देखी हैं, डाउनटाउन देखे हैं, बिल्कुल इसी तरह लगता था जिस तरह यू आर इन स्टार वॉर। फिर उनके एयरपोर्ट जिस तरह आपको पहले ही पता है कि वो दे आर सेकंड टू नन। तो चीमा साहब, उसके बाद जो 2-4 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं पहली दफा 35 साल में अमेरिका आया हूं तो मायूस हुआ। मैं जब भी अमेरिका आता था पहले, चाहे मैं रशिया गया, चाहे मैं चाइना गया, चाहे मैं यूके यूरोप जाता था,
वापस आता था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव फीलिंग्स कि आई हैव लैंडेड टू द बेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट। इस दफा मुझे जब मैंने लैंड किया है डलस एयरपोर्ट पे तो मुझे लगा है जिस तरह मैं 50 साल पीछे आ गया। क्रिपलिंग स्ट्रक्चर। और मैं एक हंसी वाली चीज भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आती दफा इमिग्रेशन जो है, इत्तेहाद पे मैं आया हूं तो इमिग्रेशन अबू धाबी के अंदर होगी, तो वहां मेरी एटलीस्ट 15 दफा पासपोर्ट चेक किया गया। हर जब भी आप टर्न लेते हैं आगे बंदा खड़ा होता था, वो पासपोर्ट पूछता था। मैंने अजरा मजाक मैंने कहा यार कि इतना पासपोर्ट क्यों चेक कर रहे हैं, 15 लोग चेक कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन का जो ऑफिसर था वो मुझे कहता बिकॉज यू आर गोइंग टू अमेरिका। मैंने उसको कहा भाई मेरा पासपोर्ट 15 दफा चेक कर लिया, मैक्सिको का बॉर्डर तो बिल्कुल खुला है, उधर तो जाते नहीं हो तुम। 3 लाख बंदा एक महीने में क्रॉस कर रहा है बॉर्डर, और यहां पे आप अबू धाबी में आपने 15 दफा एयरपोर्ट के ऊपर मेरा पासपोर्ट चेक कर लिया। चुप कर गया था वो। उसके बाद जब मैं नीचे उतरा, दूसरी बात जो शेयर करना चाहूंगा, चीमा साहब मैंने जाके जो लगेज की कार्ट है वो मैंने न्यू दिल्ली ली, कोई उसके चार्जेस नहीं थे। अबू धाबी मैंने कार्ट ली, कोई चार्जेस नहीं। उतरता क्या हूं मैं डलस एयरपोर्ट पे $6 उन्होंने चार्ज किया कार्ट यूज करने, कार्ड डाल के मैंने $6 लिए। गुर्बत मुझे नजर आई है इस वक्त। मैंने इस दफा मैं उतरा हूं एयरपोर्ट पे, अमेरिका गरीब नजर आया, यतीम नजर आया इस दफा मुझे अमेरिका, फर्स्ट टाइम। और मैं आज भी आई एम हैवी हार्टेड बिकॉज दिस इज माय आई, मैं किश्तियां जला के यहां आया था। दिस इज द कंट्री, दिस इज माय किड्स कंट्री, दिस इज माय ग्रैंड किड्स कंट्री। डायरेक्शनलेस, हेल्पलेस, लीडरलेस, होपलेस। इनके बच्चे रिफ्यूज कर चुके हैं कि हमने तालीम हासिल नहीं करनी, ये रिफ्यूज कर चुके हैं हमने नहीं पढ़ना। मैं जहाज में बैठा, मैंने फॉक्स चैनल, मैंने इंटरनेट लिया जहाज के अंदर, तो मैं फॉक्स की न्यूज देख रहा था। तो बाल्टीमोर से एक 11 साल का बच्चा 17 गाड़ियां उसने चोरी की, 17 कार्स। ये आप फॉक्स के गूगल करके देख लो, उस पर न्यूज के ऊपर मौजूद है। 11 साल का बच्चा जो भी गाड़ी चलाने की सलाहियत नहीं रखता, 17 गाड़ियां उसने चोरी की, उसको छोड़ दिया गया। ये फ्यूचर है ऑफ दिस कंट्री। मैं उतरता गया हूं एयरपोर्ट के आगे, तो वही टूटा एयरपोर्ट है, टूटे इमिग्रेशन और कस्टम्स के लोग, रूड, बदतमीज, और एयरपोर्ट क्रिपलिंग एयरपोर्ट, डर्टी, नेस्टी। जहां से मैं अबू धाबी, दुबई और दिल्ली एयरपोर्ट देख के आया, चंडीगढ़ देख के आया हूं, मुझे वहां फ्यूचर नजर आ रहा है, पैसे की रेल पेल नजर आती। चीमा साहब मैं पहले जिंदगी के अंदर, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, मैं ज्यादातर जब ट्रैवल करता था इंटरनेशनल, मुझे एयरपोर्ट से पता चल जाता था इस मुल्क की इकॉनमी का क्या, लोगों के कपड़ों से, लोगों के चेहरों से, लोगों के सूट केसेस से पता चल जाता है इस कंट्री की इकॉनमी क्या है। बिजनेस लाउंज से अंदाजा हो जाता है कि कंट्री की इकॉनमी क्या है। मैंने डिप्रेशन देखा इस वक्त अमेरिका के अंदर, और वाकई ही मैं जब आया हूं, मैं कल से खबरें पढ़ रहा हूं, मेसीज अपने स्टोर बंद कर रहा है, वॉलमार्ट अपने स्टोर बंद कर रहा है। फेक लोगों को बता देते हैं कि ये इन्फ्लेशन नहीं है, लोग इन्फ्लेशन से, बेरोजगारी, हालात खराब है इस कंट्री में, ना किसी को, और सिर्फ पैसा जंगों के लिए देते हैं क्योंकि उसमें से किकबैक्स लेते हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो लूट रहा है इस मुल्क को, सिर्फ इस पे पैसा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप मुझे अमेरिका में बताएं कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं? अमृतसर का अलग एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है, हर स्टेट के अंदर 6 एयरपोर्ट है। लेकिन यहां पे आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बनाओ, कोई नई सड़क बनी हो। हाँ, 1960s में बनाया था जब ये तरक्की कर रहे थे। तरक्की के लिए वहां पे कॉमर्स, वहां पे, अब मैं उसकी एक और बताता हूं बात, ये छोड़े इस बात। चीमा साहब परसों मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया है, और मैं उसके बाद बताना चाहूंगा कि उस पर खासियत क्या है उस टनल की। 4.8 किलोमीटर की टनल है, 9 फीट डीपर देन द लेवल ऑफ द रिवर, 9 मीटर डीपर, और कंप्लीट की है 66 दिनों के अंदर। 66 दिनों के अंदर कंप्लीट की गई। मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था, $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर, $10 बिलियन उसकी लागत होगी। कमाल क्या होगा, 100 दिनों के अंदर वो कंप्लीट होगा, 100 दिनों के बाद वो ऑपरेशनल होगा। तो चीमा साहब, ये मुझे बिल्कुल, मैं इस बात पे, ये मैं सर्टिफिकेट इस वक्त लेकर आया हूं या देकर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया। कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं, कौम के अंदर मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं। मैं हमेशा आपको यह कहता रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा वेपन जो है इंटरनेट, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत रैपिडली तरक्की कर रहे हैं। जिस तरीके से वो, और दूसरा मेरे लिए एक और बड़ी आनर की बात है चीमा साहब कि मैं वापस जा रहा हूं टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आई विल बी गोइंग बैक इन वे। तो लेकिन ये कि चीमा साहब, मैं अपनी फीलिंग्स लेकर आया हूं, मैंने आपसे वो शेयर की हैं। दूसरा, जब बात करते हैं कि हम आगे कहां जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर चेंजेस, आप जाहिर है हम पाकिस्तान को भी टच करते हैं। मेरे मादरे मिल्लत है, मेरा होम कंट्री है, मेरा होम कंट्री तो अमेरिका, बट इट्स माय मदर कंट्री पाकिस्तान। नई उसमें जो हमारी कैबिनेट है, नई असेंबली है, उसने अपना हल्फ उठाया है। शहबाज शरीफ साहब ने सलूट कर दिया है आर्मी चीफ साहब को,
और जो आपकी नई असेंबली है, जो इलेक्टेबल उसमें आए हैं, उसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह आई है कि 4 साबिक वजीर आजम इस दफा असेंबली में है, 4 साबिक स्पीकर इस असेंबली में है, 3 साबिक सदर इस असेंबली में है, 3 साबिक सदर हैं, 1 सदर का दामाद है, 3 साबिक सदूर के पोते हैं और 1 साबिक सदर का नवासा है। तो दर हकीकत ये सारे नवासे और पोतों की गेम है सारी, वही है इलेक्टेबल जो पार्टियां बदल बदल के आ रहे हैं आपके आमने सामने। कोई चेंज की तवक्को नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि अब $8 बिलियन आप IMF से मांगने के चक्कर में पड़ चुके हैं। हमारे वजीर आजम साहब ने सबसे पहला काम यही किया ओथ लेने के बाद कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि तैयारी करें, IMF के सामने $8 बिलियन लाना है। उसके बाद हो गया क्या? एक तूफान आएगा महंगाई का, तूफान आएगा एक महंगाई का। आपका तेल, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी होगी। आपका बजट बनाएगा IMF। वो $8 बिलियन कहां जाएगा? वो सिर्फ लंदन और टोरंटो में आपके जो 5000 रूलिंग एलीट है उनके बच्चों के खर्चे और प्रॉपर्टी में खर्च होगा, लेकिन उसकी किस्तें आप देंगे। आपके गुर्दे, पहले एक गुर्दा दे दिया गया पिछली दफा, अब दूसरा गुर्दा जो आपका बचा है वो साइन करेंगे वो। मेरे ख्याल में ये आपका मुस्तकबिल है। जो दुनिया के बारे में ओवरऑल आपको बताऊं तो सबसे बड़ी खबर कल परसों की है कि रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके माजी में आपके आबा अजदाद ने कभी नहीं किया। आपको जिहाद के पूरे स्पेलिंग नहीं आते। आपने आज तक पठानों अरबों के सामने जिहाद नहीं किया। आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद नहीं किया। आप TTP के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे, गुर्बत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। लेकिन ड्रामा क्या है? गाजा के लिए हम जिहाद करेंगे, गाजा के लिए जिहाद। तुक के साथ मैं कहूंगा चीमा साहब, जो सदर जियाउल हक ने फसल बीजी थी डॉलरों के लिए, अफगानिस्तान के ड्रामे के लिए, वो पक के तैयार हो चुकी है। वो कभी किसी खातून के कपड़े के ऊपर हलवा लिखा हो तो वो उसके पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है। यही मुकद्दर है आपका। प्रैक्टिकली यू हैव नेवर मेड पाकिस्तान, और आज भी आप सिर्फ पाकिस्तान फाइलों में मौजूद है। प्रैक्टिकली इट डजंट एग्जिस्ट। ये सारा फेक सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, और पीपल हैव नो क्लू व्हाट इज देयर डायरेक्शन। कोई पता नहीं आज तक कोई। मैं कल भी एक किसी के साथ बैठा था बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ज्यादा पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं, पाकिस्तान में आप बड़े असर रसूख रखते हैं। मुझे आज भी अगर कोई एक आदमी का नाम बता दे जो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखता हो या बचा सकता हो या कुछ कर रहा हो पाकिस्तान बचाने के लिए, तो वो जवाब देने से कासर थे। मेरे कान उस आदमी का नाम सुनने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ है कि पाकिस्तान हैज नो डायरेक्शंस, नो करंटली मुझे कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही है, चाहे असेंबली हो चाहे कुछ हो। एक आज ड्रामा सुना नया हुआ है कि कहते हैं जी 3 अफगानियों को पकड़ लिया जो अडयाला जेल के ऊपर हमला करना चाहते थे। वहां एजेंसियां आसपास फिर रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि खान साहब सरेंडर कर चुके हैं, रमजान के लिए उनको बनीगाला ले जाने के लिए ये स्कीम तैयार की गई है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन ये कि इस तरह कंट्री चलते नहीं है। जब जेल को हॉलीडे इन बना दिया जाए, मैरियट बना दिया जाए, जब मैरियट को जेल बना दिया जाए, तो फिर इस तरह तो नहीं रचिमा सब चल रहा। मेरे ख्याल में IMF का आपको पैकेज नहीं लेना चाहिए, सर्वाइव करना चाहिए। तो तार साहब अगर IMF का पैकेज नहीं लेंगे तो हमारे पास तो डिफॉल्ट कर देंगे तार साहब। चीमा साहब आप पहले भी डिफॉल्ट कर चुके हैं। आप कौन सा चल रहे हैं? आप देखा जाए तो आप चल तो नहीं चीमा साहब। देखिए, 2 चीजें। जब चीमा साहब जब आप अपने लोन की किस्त देने से कासर हो, उसको डिफॉल्ट कहा जाता है। आपने लोन की किस्त देने के लिए कर्जा ले रहे हैं तो आप इसको डिफॉल्ट नहीं कहते। ये क्या है ये सारा कुछ? अब इसके बाद ड्रामा क्या होगा? IMF का सबसे पहली कंडीशन है उनकी कि आप अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज करें। सबसे पहले PIA को आप बेचेंगे किसी अपने फ्रंटमैन के साथ, फिर आप फ्रॉड करेंगे, स्टील मिल किसी अपने फ्रंटमैन को बेचेंगे। एक और ड्रामा शुरू होगा क्योंकि $8 बिलियन जो ले रहे हैं, कोई मर्दे मुजाहिद को पूछने वाला बताने वाला है कि $8 बिलियन जाएगा कहां? जो पिछले $1 बिलियन आए थे वो किधर गए? किसी ने बताया आज तक? काजी फायज ईसा साहब ने ये तो कह दिया कि भुट्टो के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, कत्ल उसके नजायज। काजी फायज ईसा साहब ये क्यों नहीं बताते कि पिछला $4 बिलियन कहां गया? मेरी समझ से बाहर है कि क्यों आपके पर चलते हैं उस चीज पे बात करने के लिए, पैसा जा कर रहा है। चीमा साहब इस तरह मुल्क चलते नहीं और चल भी नहीं रहे आप। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर मुल्क चलाना क्या अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं समझता कि चल रहा है। 4 सूबों के ऊपर 4 लोग बैठे हैं उनको लूटने के लिए, और मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था 4 सूबे हम अलग अलग लूटेंगे, मरकज को मिलकर लूटेंगे, ये आपका एजेंडा है। अब मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, मिनिस्ट्री हम बांटेंगे, MQM ने कहा हमने इतनी लेंगे, दूसरे कहते हैं इतनी लेंगे। चीमा साहब पिछली दफा जब इनकी हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, इन्होंने मिनिस्ट्रियां बांटी थी तो क्या हुआ था? मैंने आपको खुद मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी कि जितनी पार्टियां थी उन्होंने अपने मर्जी के करप्ट अफसरान वहां पे भर्ती करके लुट मचाई थी और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते थे। वो फिर दोबारा होगा। ये इनके हालात है। एक हाइब्रिड सिस्टम है, पावर किसी और के पास है, और ये नीचे से जो छोटा चेंज है ये लूटेंगे, बड़े डॉलर वो लूटेंगे। है तो गेम तो सारी लूट मार की, गेम तो सारी लूट मार की। इसमें पाकिस्तान कहां है? मुझे ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तान का फ्यूचर कहां है इसमें। कल किसी ने मुझे
एक टैक्स भेजा है, उसने कहा कि गरीब लोगों के पास मुल्क से भागने के लिए भी पैसे नहीं है और मुल्क में रह के खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। आपको तैयारी करनी चाहिए चीमा साहब कि $8 बिलियन आएगा, उसकी किस्तें आप किस तरह देंगे? आप किस तरह देंगे? आज आप कह रहे हैं ना कि अगर हम IMF से पैसे लें ना लें तो गुजारा किस तरह करेंगे? $8 बिलियन लेके उसकी किस्तें किस तरह देंगे आप? ये क्वेश्चन है। अभी सोचा आपने ये भी? लेकिन तार साहब उसमें तो फिर ये होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लेंडिंग करते हैं, वो जब हम IMF से जब पास जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे देगा, जो बायलैटरल क्रेडिटर्स भी हैं वो भी दे देते हैं, डोमेस्टिक भी हम बोरिंग कर लेते हैं। लेकिन इन केस अगर हम IMF के पास ही नहीं जाते, आपकी बात तो सही है तार साहब, ऐसे क्वेश्चन ये है कि 24वां ये प्रोग्राम है, शर्मिंदगी की बात यह है कि कोई लॉन्ग टर्म रिफॉर्म नहीं करेगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने थोड़ी देर पहले कहा PIA को बेचने, सुना है आज खबर है हमारे दोस्त शहबाज राना की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो केयरटेकर गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन का प्लान था PIA का, उसको ओके कर रहे हैं। इट मींस कि उन्होंने जो पिछले केयरटेकर गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसले किए थे, जो बहुत सारी स्टेट एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने के, उनको हम बेच रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक एफिशिएंसी है कि एटलीस्ट जो केयरटेकर गवर्नमेंट बाकी जो इल्स विल्स वो करते रहे, वो हम नहीं कहते उस पर जो हुआ गंद मारा उन्होंने, लेकिन एटलीस्ट ये गवर्नमेंट आते ही प्लान तैयार कर बैठी है, बेचेंगे, पैसा आएगा, जो खसारे में जा रहा था वो भी बचाएंगे। तार साहब यही IMF चाहता है और यही हम कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो सेविंग होगी ना, या क्या आप समझते हैं? मैं एग्री करता हूं आपसे, लेकिन अगर चीजें शफाफ हो, अगर फ्रंट मैनों के जरिए खाना पीना है, सारा कुछ है, तो फिर तो ये शफाफियत का मसला है इस वक्त। आपको चीमा साहब एक और मैं आपको बात बताता हूं, वो पाइड के जो हेड है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी नहीं, पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा है, और वो खुद डॉक्टर है, PhD है, वेरी काबिल आदमी है, जिनके अल्फाज थे कि पाकिस्तान के अंदर पैसा बहुत है। चीमा साहब $8 बिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में लाना, IMF दे देगा क्योंकि आप यूक्रेन को असला सप्लाई करने वाले, डील आपने बनाई उनके साथ। चीमा साहब मुझे ये बताएं, डॉलर रोकेगा कौन? डॉलर आना तो आपके पास, अफगानिस्तान के दौर में आपने कितना पैसा बनाया? आप कंटेनरों के हिसाब से पैसा है, कुछ पैसा आपका स्विस बैंकों में पड़ा है, कुछ लंदन प्रॉपर्टीज में पड़ा है, कुछ तो आपकी बेसमेंटों में पड़ा है, अभी इस्लामाबाद और लाहौर के बड़े घरों के अंदर। चीमा साहब पैसा लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो रुकेगा कैसे? रुकेगा कैसे? ये इशू है चीमा साहब। अकाउंटेबिलिटी, इमरान खान का मैंडेट था अकाउंटेबिलिटी। उसका बच्चे ने कौमी असेंबली में डेस्क के ऊपर खड़े होकर कहा था, ये बाहर से हम इतना पैसा लाएगी, उसके मुंह पे मारेगी। उसने एक पैसा लाया पैसा कोई? ये मैंडेट था खान साहब का कि बाहर से पैसे लाएंगे। चीमा साहब ये दर हकीकत दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, मुल्क कंट्री चलते ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर के बगैर, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मौजूद ही नहीं। मैं इस वक्त पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था, जाऊं तो मुझे सबसे ज्यादा डर पुलिस और जजों से, जुडिशरी से डर लगता है कि पता नहीं कौन सा 2 नंबर केस आपके ऊपर डाल दिया जाए। आपने अपने एक एक्स इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर हीरोइन डाल दी थी, और उस बंदे ने असेंबली में कहा जान खुदा को देनी है, मेरे पास वीडियो मौजूद। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई भारत जो है ना, भारत को मतलब कि एकदम क्लीन बना दिया है भाई मोदी जी ने, और एकदम डेवलप्ड बना दिया है, ठीक है भाई। सो अमेरिका और यूरोप से भी ज़्यादा मतलब कि भाई डेवलप कर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। जिस तरीके के फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं वो ऐतिहासिक फैसले हैं, ठीक है। एक समय था जब मतलब कि दुनिया में भारत को मतलब कि भीड़, ट्रैफिक, गंदगी और क्या बोलते हैं विकास दर वाले देशों में रुख के रूप में देखा जाता था, ठीक है। लेकिन पिछले 1 दशक से भारत ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। क्या ये बदलाव भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काफ़ी है क्या नहीं है, मतलब कि आज की वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014, ठीक है, महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस अभियान का उद्देश्य केवल सड़कें साफ करना नहीं था, बल्कि लोगों की सोच बदलना भी था, ठीक है। जो कि भाई साहब ये मतलब कि स्वच्छ भारत अभियान मतलब कि इतना कामयाब हुआ ना, इतना कामयाब हुआ है, तो ये जो मोदी का डेवलपमेंट मॉडल है ना भाई साहब, ये भाई बड़े मतलब कि बहुत सारे देश अपना रहे हैं, यूरोप में भी बहुत सारे देश अपना रहे हैं। और भाई साहब क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया के PM ने कहा था कि भाई साहब हमें क्या बोलते हैं, हमें भी PM मोदी का मतलब कि जो डेवलपिंग मॉडल है हमें भी चाहिए, ठीक है। उन्होंने जो जो योजनाएं शुरू करी ना, हमें भी योजनाएं करनी चाहिए, ठीक है। खुले में शौच की समस्या कम करना, ठीक है, प्रमुख चीज़ें हैं। हर घर में शौचालय बनाना, ठीक है, कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना, ठीक है, स्वच्छता को जन आंदोलन बनाना, ठीक है। सरकार के अनुसार देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की घटनाओं में बड़ी कमी आई है, ठीक है। हालांकि कुछ स्वतंत्र अभियंताओं ने
अध्ययनों ने ये भी कहा है कि कई स्थानों पर शौचालय के नियमित उपयोग और रखरखाव जैसी चुनौतियाँ भी अभी भी मौजूद हैं। लेकिन भाई बहुत बड़े स्तर पर मतलब कि भाई हमने देखा है कि भाई जब पटरियों पे लोग बैठे होते थे तो भाई ये बिल्कुल सही बात नहीं रहती है, ठीक है? मतलब कि लेकिन भाई वो अब एकदम हटा दिया गया है और भाई साहब सबके घरों में शौचालय है और भाई साहब सब यूज़ करते हैं, ठीक है? मतलब कि भाई साहब ये नहीं है कि भाई भारत वालों के पास में पैसे नहीं है, शौचालय नहीं बनवा सकते, गरीबी है, ऐसा इतनी बात नहीं है भाई। ये बात भी होगी लेकिन भाई इतनी बात नहीं है। हम हमारे मतलब कि भाई साहब इतिहास उठा के देख लो, वहीं से मतलब कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है और भाई साहब हमारी आध्यात्मिक जो वो पुस्तकें हैं उनमें लिखा हुआ है कि भाई अम, घर के अंदर शौचालय नहीं बनाना चाहिए, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, ठीक है? जो कि बात एकदम सच है। लेकिन भाई साहब अब डेवलप्ड हो चुके हैं भाई साहब अब, क्योंकि भाई आबादी इतनी है पूरे देश की और पूरी दुनिया की इतनी आबादी है, तो भाई उसको देखते हुए घर के अंदर बनाना बहुत ज़रूरी है। हर कोई मतलब कि भाई बाहर नहीं जा सकता है भाई साहब, अभी चेंजेस का टाइम है, ये चेंज करना पड़ता है, ठीक है? शहरों की तस्वीर बदलने की कोशिश, ठीक है? स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत हुई। हर साल शहरों की सफाई, कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं के आधार पर रैंकिंग होने लगी। इसके बाद कई शहरों में बदलाव दिखाई दिया। इंदौर कई वर्षों तक सबसे स्वच्छ शहर रहा। सूरत और नवी मुंबई जैसे शहरों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। घर-घर कचरा संग्रहण और कचरे के पृथक्करण पर अधिक ध्यान दिया गया, ठीक है? प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सड़क, रेल, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर बड़े निवेश किए गए, ठीक है? एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, ठीक है? बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्य था व्यापार, उद्योग और यात्रा को तेज बनाना। 2015 में हुए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य था सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना। आज भारत में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान व्यापक रूप से उपयोग में किए जाते हैं। कई सरकारें कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। डिजिटल पहचान, आधार और मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं तक पहुंच पहुंच आसान हो गई है। भारत का डिजिटल भुगतान मॉडल कई देशों की रुचि का विषय बना है, ठीक है? आर्थिक विकास, भारत ने हाल के वर्षों में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेज वृद्धि दर्ज की है, ठीक है? सरकार की कई योजनाएं जो हैं कि मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव पीएलआई, स्टार्टअप इन इंडिया, ठीक है? गति शक्ति, उनका उद्देश्य था विनिर्माण बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका मजबूत करना। भारत ने अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत करने का प्रयास। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका भी बढ़ी है। पर्यावरण और स्वस्थ ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, हरित हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। उद्देश्य ये था कि विकास के साथ साथ ऊर्जा का उपयोग भी किया जाए, ठीक है? क्या ये चुनौतियाँ अभी और क्या-क्या चुनौती और अभी बाकी है? हालाँकि कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ अभी भी बाकी है। वायु प्रदूषण, कुछ शहरों में कचरा प्रबंधन, बेरोज़गारी की चिंता, आय समानता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर। इन मुद्दों पर सरकार अभी भी काम कर रही है और राज्य सरकारों और समाज सभी भूमिका महत्वपूर्ण है सबकी इस चीज़ में। भाई साहब अभी हर तरीके से मतलब कि साफ-सफाई पूरी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन भाई साहब इस अभियान को हमें और भी तेज़ी से बढ़ाना होगा। भाई जिस तरीके से मोदी ने डेवलपिंग मॉडल भाई साहब दिया है भारत को, भाई दुनिया को, ये भाई साहब ये मतलब कि इस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जो नींव रखनी थी ना भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रख चुके हैं और भाई अब उसको हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, हमारी जेन ज़ी की पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ेगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।